वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल विजन करियर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक इतिहास यानी कि हिस्ट्री से है और एक प्राचीन इतिहास का एक पार्ट है मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश। अगर प्राचीन इतिहास की या भारत के प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का हमारे पास किसी भी तरीके का कोई प्रामाणिक या यथार्थ साधन उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें विभिन्न सोर्सेज या स्रोतों से मिलती है, जैसे कि प्राचीन मुद्राएं यानी कि कॉइन्स, वो ग्रीक कॉइन्स हो सकती हैं, इंडियंस हैं, पार्थियन हैं, कुछ प्राचीन अभिलेख हैं यानी कि इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनमें कि अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा कुछ स्मारक हैं, जैसे कि सारनाथ का स्तंभ है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। इसके अलावा अनैतिहासिक या साहित्यिक विवरण भी हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण की, और इनको भी हम जो है वो प्राचीन इतिहास के लिए शामिल करते हैं। तो इस तरीके से बात करें तो प्राचीन इतिहास के बारे में हमारे पास कोई भी प्रामाणिक या यथार्थ साधन उपलब्ध नहीं है। इन सभी चीज़ों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उससे ही हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आया करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक से, जिसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य या प्रश्न तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, हम उन्हीं की बात यहाँ पे करेंगे। वैसे तो मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वह आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य व अन्य मगध के शत्रु राजाओं की सहायता से की थी। बात कर लेते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का संबंध रहा है मगध साम्राज्य से, और मगध साम्राज्य यानी मगध का जो इलाका है वह आधुनिक पटना और गया के आसपास का इलाका है। मौर्य वंश की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो आचार्य चाणक्य का रहा। चाणक्य के बारे में हम विस्तार पूर्वक बाद में बात करेंगे। आचार्य चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद के प्रजा के प्रति भ्रष्ट और कष्टदायी आचरण से परेशान होकर क्षुब्ध होकर उन्होंने उसके समूल विनाश का एक बीड़ा उठाया, और उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य जो आसपास के मगध के राजा थे उनसे सहायता ली, और इस तरीके से उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की या मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, और उन्होंने इसकी स्थापना कब की? 322 BC यानी 322 BC में इसकी स्थापना की थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, वो यह है कि किस राजा ने धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो आता है कश्मीर का राजा था, प्रवर्तक नाम था उसका, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी धनानंद को हराने में। धनानंद है कौन? धनानंद था लास्ट रूलर ऑफ नंदवंश। नंदवंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम धनानंद था। अब आइए देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स की उपाधि किसने दी। तो जस्टिन ने सैंड्रो कोट्स कहा था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसकी पहचान किसने की? किसने बताया कि जो सैंड्रो कोट्स है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है? तो उसकी पहचान की थी विलियम जोन्स ने। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कुल के बारे में। विशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसमें कि उसके कुल के बारे में उसे कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है अथवा शूद्र कहा गया है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है मुद्रा राक्षस में। फिर बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य ये दोनों ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं। तो वैसे अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त के कुल के बारे में इतिहास में कहीं पर भी कोई प्रमाणिक वर्णन हमें उपलब्ध नहीं है या फिर नहीं मिलता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो पाटलिपुत्र थी। आधुनिक रूप में अब उसे कैसे जाना जाता है? उसे पटना के रूप में जाना जाता है। वैसे पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो उदयन ने की थी। उदयन कौन थे, उनका वंश क्या था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उनके वंश पे हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे कि वह किस वंश से संबंधित थे। एक और क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में स्थित जो महल था वो किस चीज़ से बना हुआ था, तो वह मुख्यतः लकड़ी से बना हुआ महल था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं उनके एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है वो किस अभिलेख, किस इंस्क्रिप्शन में अंकित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है वह रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में अंकित है, और इससे ये मालूम चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे उनका प्रभाव पश्चिम भारत तक यानी गुजरात तक भी रहा। ये हमें कैसे मालूम चलता है? रुद्रदमन जो थे वह शक राजा थे, शक वंश के राजा थे, और इनका जो राज्य था वह गुजरात के लार्जर एरिया में यानी वृहद एरिया में फैला हुआ था। एक और क्वेश्चन आता है कि
मौर्य वंश में जो विभाग के अध्यक्ष होते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें अमात्य या महामात्य कहा जाता था। विस्तृत रूप में हम जो है मौर्य वंश से संबंधित जो भी ऐसे प्रश्न हैं उसको हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे कि उनमें किस समय में जो समाज वगैरह उस समय का कैसा था और वहाँ पे जो तमाम विभाग के अध्यक्ष थे उन्हें किस रूप में जाना जाता था। तो मेनली हम जान लेते हैं अध्यक्ष यानी अमात्य का मतलब ऑफिसर होता है और उस समय विभाग के अध्यक्ष को अमात्य ही कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में हमने आपको बता ही दिया कि जैन और बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय बताते हैं, जबकि विशाल दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वह उसे कुलहीन अथवा शूद्र बताता है। धर्म की बात करें तो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो जैन धर्म अनुयायी हो गए। ये जैन का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, उसमें ऐसा उल्लेख किया हुआ है। और जैन धर्म की दीक्षा उन्होंने किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जो ली वो भद्रबाहु से ली। भद्रबाहु कौन है? भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म की ही एक दूसरी शाखा है, दिगंबर, और उसके फाउंडर यानी संस्थापक है। जैन धर्म के बारे में हम एक और अलग सी वीडियो बनाएंगे, वहाँ उसके बारे में बात करेंगे कि जैन धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर के फाउंडर थे और उन्होंने ही उसको दीक्षा दी थी धर्म की, यानी जैन धर्म की दीक्षा जो मिली वह चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु से मिली। फिर एक और क्वेश्चन आता है बार बार कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कैसे त्यागे, उस विधि का नाम क्या है या किस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। तो संलेखन विधि बोलते हैं या संलेखना विधि भी बोलते हैं इसको। ये जैन धर्म में एक बहुत ही प्रचलित विधि थी पहले। इसमें क्या करते थे कि वह अपने आप को अन्न जल को त्याग करके यानी कि भूखे रह करके प्राण को त्याग देते थे। और वह उन्होंने कब किया? 298 BC में। और कहाँ पे किया? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ त्यागे या किस विधि से त्यागे। तो विधि का नाम है संलेखन या संलेखना। और कहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? वो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। युद्ध की बात करें तो युद्ध से संबंधित जो प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य के उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जान लेते हैं कि मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे उन्होंने वो पहले ऐसे राजा रहे जिन्होंने मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। और ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और सेल्यूकस निकेटर था कौन? वह सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने फिर संधि की उनसे और 4 राज्य उनको दे दिए, जिसमें सबसे पहला राज्य काबुल की बात कर लेते हैं। काबुल जो है वो ईस्ट अफगानिस्तान में है। और आजकल की बात करें तो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट सिटी भी जो है वह काबुल ही है और वहाँ की राजधानी भी काबुल है। कंधार की बात करें तो कंधार भी जो है वो भी अफगानिस्तान में ही है, ये साउथ अफगानिस्तान में है। हेरात की बात करें तो हेरात जो है वो वेस्ट अफगानिस्तान में है। और मकरान की बात करें तो मकरान बलूचिस्तान यानी कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है और यह वेस्ट पाकिस्तान में है। ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इससे लगता है, मकरान वहाँ पे है। फिर बात कर लेते हैं कि जब सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया और उससे संधि की तो उसने क्या किया? उसने अपना एक राजदूत भेजा इनके दरबार में। राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। सभी लोग इस नाम को जानते होंगे। मेगास्थनीज ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका और उन्होंने इंडिया के बारे में इसका वर्णन किया हुआ है। तो वहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो उनकी इंडिका है उसके अनुसार उन्होंने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी या कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है? तो उन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणी या 7 पार्ट में बांटा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मेगास्थनीज के संबंध में बात करें तो मेगास्थनीज के संबंध में एक और प्रश्न आता है कि यह किसकी उक्ति है, यानी कि किसने कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। तो यह मेगास्थनीज ने लिखा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते और ये कहाँ वर्णित है? ये उनकी पुस्तक इंडिका में वर्णित है। एक और प्रश्न आता है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, वह यह पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में कहाँ पे उल्लेख है? तो तमिल ग्रंथ हैं, 2 तमिल ग्रंथ हैं। पहले का नाम है अहनानुरु और दूसरे का नाम है मुर्नानुरु। इन दोनों तमिल ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में उल्लेख है। आइए बात कर लेते हैं आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य की बात कर लें तो हम सबको पता है कि मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश की नींव रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य मौर्य वंश की नींव पढ़ने के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। इनके संबंध में एक और प्रश्न आता है कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्थशास्त्र। और वह किस भाषा में लिखी गई है? वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। एक और प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किस चीज़ से है? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आ चुका है। तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह राजनीति से यानी कि राज व्यवस्था से है, यानी कि राजकाज को कैसे चलाया जाए उसके लिए विधान या संविधान कैसा होना चाहिए। चाणक्य के बारे में एक और प्रश्न आता है
जहाँ पूछता है कि चाणक्य के कितने नाम है, तो चाणक्य के 3 नाम है। उनका जो एक्चुअल नेम था वो विष्णुगुप्त था, दूसरा नाम उनका कौटिल्य था, और तीसरा सबसे फेमस नाम जैसे हम जानते हैं वो उनका नाम था चाणक्य, जो कि उनके पिता से मिला था, क्योंकि उनके पिता का नाम चणक था। आचार्य चाणक्य जो थे वह तक्षशिला में आचार्य हुआ करते थे। इनके बारे में एक और प्रश्न आता है कि शासन व्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो शासन व्यवस्था के जनक के रूप में आचार्य चाणक्य को ही जाना जाता है। प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितने रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जितना हो सकता है उतना हमने डिस्कस कर लिया है, और यह वीडियो हमने जानबूझ के हिंदी भाषा में बनाया हुआ है, क्योंकि सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से संबंधित बहुत सारा डेटा या बहुत सारी बुक्स जो है वो हिंदी में उपलब्ध होती हैं। आपको इनका डेटा बहुत आसानी से हिंदी पुस्तकों में मिल सकता है, इसलिए वीडियो हमने जो है वो हिंदी में बनाया हुआ है। आगे जो भी मौर्य वंश में संबंधित शासक रहे हैं उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे, और विस्तार से जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।